नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ का ये अंक पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति रही, युद्ध हुआ और युद्ध विराम हुआ, आतंकवादी आए, धर्म पूछकर हत्या की, ये भी नहीं सोचा कि उन लोगों को जिसको उन्होंने मारा है उनका भला क्या लेना देना था उस आतंकवाद की लड़ाई से। लेकिन वो इस्लामिक जिहाद, वो आतंकवाद जो पाकिस्तान द्वारा पोषित था, पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित था, उस आतंकवाद ने ये काम किया। और उसके बाद क्या क्या हुआ वो पूरी कहानी हमारे सामने दिखी 22 अप्रैल से लेकर। और जब अचानक एक छोटा सा पोस्ट आता है और पूरा भारत थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, थोड़ा पीड़ा में भी होता है, थोड़ी निराशा भी होती है। बिल्कुल। जब और डोनाल्ड ट्रंप की उस पोस्ट ने भारतवासियों को चौंकाया, क्योंकि हम 6-7 की रात, 7-8 की रात, 8-9 की रात, 9-10 की रात, तो वो 10 वाली रात होती उससे पहले ही ये खेल हो गया। तो ये हुआ क्या? क्या सचमुच भारत ने कुछ गलत समझौता कर लिया, या इस समझौते की जरूरत थी पाकिस्तान को हमसे ज्यादा? पाकिस्तान पिटा हुआ था, जिसको कहते हैं ना कि अपना मुंह पीट के गाल लाल कर रहा था। इस सब पर बात करेंगे और इसके इर्द गिर्द जो अब राजनीति होने वाली है, बिल्कुल, उसकी भी बात करेंगे। दरअसल होता क्या है कि जब इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो पहले तो क्या होता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है, सूचना कैसे आगे जा रही है, कौन लोग लेके जा रहे हैं, और सूचना की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है हर्षवर्धन। और मुझे लगता है कि अगर हम सैनिक क्षमता की बात करें, राजनीतिक नेतृत्व की बात करें, तो इस लिहाज से तो ये मानना पड़ेगा कि जो हमने हासिल किया इस पूरे पहलगाम की आतंकी घटना के बाद, हमने पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया, कई मानदंड बदल दिए। पहला मानदंड तो ये बदला कि सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, आतंकवादी के आका। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि अब तक जो लड़ाई एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते थे, वो तो आप जाने दीजिए, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। और वहां पर जो ठिकाने थे उनके, वहां पर नेस्तनाबूद के, और एक साथ 26/11 के साथ साथ में संसद पर हमले, पुलवामा, तमाम जो घटनाएं चली आ रही थी उनके मास्टरमाइंडों को वहीं पर ध्वस्त किया। और यकीन मानिए जो वहां से तस्वीरें आ रही, इतना सटीक और इतना विध्वंसक हमारा हमला था कि वो गाजा पट्टी से ज्यादा बुरी तरीके से वहां पर बिखर कर रह गए। इसके बाद हमने घुसकर मारा, फिर उसके बाद घुसने नहीं दिया। ये हमारी सैनिक क्षमता की जो अद्वितीय सफलता थी। इसको आप मानकर चलिए कि जब यूक्रेन, रसिया और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन, इनके युद्ध के बीच में भी इस तरीके का डिफेंसिव सिस्टम नहीं, उसके बाद हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त किया। और तो और जाने दीजिए, उनके ड्रोन्स यहां पर नहीं आ पाए, उनकी मिसाइल हक और फतेह को भी हमने अपनी सरजमी को नहीं छूने दिया। लेकिन इसके बाद भी जब ये समझौता होता है तो एक होता है कि जंग जीतना, और एक होता है कि जो पूरा नैरेटिव वॉर की जो बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार और भारत जो भारत को हमेशा जीतते हुए देखना चाहते थे, उनको थोड़ा मायूसी, और जो हर परिस्थिति में भारत को लेट डाउन करना चाहते हैं, भारत के बाहर वाले भी और भारत के अंदर रहकर भी, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। नहीं, निश्चित तौर पर। और मेरा ये मानना है कि इस बात को तो नरेंद्र मोदी को अब सोचना होगा। वो नरेंद्र मोदी जो भारत में किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा मतलब निगेटिव ही नहीं होता, प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी होता है। किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा को सबसे आसानी से जो तंत्र कर देता है, जो बीजेपी का आईटी सेल माना ही इसीलिए जाता था कि कोई भी चीज हो उसको बहुत आगे ले जाकर वो खड़ा कर देता है। पूरे देश में एक साथ बड़ा नैरेटिव खड़ा करने के लिए मशीनरी जानी जाती है, वो मशीनरी चूक गई। हम इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं, 9 आतंकवादी ठिकाने, वो आतंकवादी ठिकाने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है उससे 100 किलोमीटर तक भीतर है। 100 किलोमीटर भीतर हम मारते हैं, पूरी तरह से ध्वस्त करते हैं। मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म होता है। रऊफ अजहर जो कंधार का साजिश करता मास्टरमाइंड था, वो खत्म होता है। मसूद अजहर रोता है कि हम भी मर गए होते इसमें तो अच्छा अबू जिंदाल तक मरता है। अबू जिंदाल मर जाता है। और इस सब के बावजूद हम उस तरह से इसको पेश नहीं कर पाए। क्या हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी थी वो फेल हुई है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल फेल हुई है। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी है, हमारे देश के भीतर एक बड़ा खतरनाक
जो कहे ना कि नैरेटिव वार हमें लड़नी पड़ती है, दुनिया के और किसी देश को मुश्किल नहीं। हमारे पत्रकार, हमारे बुद्धिजीवी जब आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर मार दिया तो उन्होंने कहा देखो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये धर्म पूछकर ये क्यों ये बात करना है, ये बात नहीं करना है, कोई हमारा नहीं। उसके बाद क्या कहा कि अरे कौन रोक रहा है, मारो ना, क्यों नहीं मार रहे हो। जब थोड़ा ज्यादा समय हो गया, सेना और सरकार रणनीति तैयार कर रही थी, और जब हमला किया, जब 6 और 7 तारीख की रात को 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, तो यहीं के रहने वाले, उनका तो पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, बिल्कुल उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जो उस वक्त बैठकर कह रहे थे कि ये तो नागरिक मर रहे हैं, उसमें कोई आतंकवादी तो होगा नहीं। ऐसे बेईमान सो कॉल्ड पत्रकार, बुद्धिजीवी, ऐसे नैरेटिव करने वालों से भी लड़ना है। और जरा सोचिए, वो नैरेटिव सिर्फ वो नहीं कर रहे थे, वो नैरेटिव पार्टियों के लोग कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में तो सब सरकार के पीछे खड़े दिखते थे, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते थे, सोचिए खड़गे जी ने तो बाकायदा ये कह दिया था कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटेलिजेंस मिल गया था, इस वजह से वो कश्मीर नहीं गए। उन्होंने वो इंटेलिजेंस वहां क्यों नहीं दिया? ये भी एक बड़ा फ्रंट है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये बात बार बार कहूंगा कि इतनी बड़ी लड़ाई हम जीते डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन और कहीं न कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी। और यहां डॉक्टर एस जयशंकर को भी सवालों के घेरे में खड़ा करना होगा कि उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी क्या थी, कि वो मैसेज, वो जो कन्वे होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन जाना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं जा पाया। देखिए हर्षवर्धन, इस बात पर मैं आऊंगा क्योंकि दरअसल कई बार क्या हम और आप चर्चा कर चुके हैं, और मैं अक्सर कई प्लेटफॉर्म पे कहता रहता हूं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की निर्णय लेते हैं, सख्त फैसलों के लिए माने जाते हैं, बहुत से कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए, लेकिन नौकरशाहों पर जो निर्भरता इस सरकार की है और नौकरशाहों को बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जो बात है, विदेश मंत्री फॉरेन सेक्रेटरी पूर्व रहे हुए हैं एस जयशंकर, लेकिन विदेश मंत्री जब पॉलिटिकल होता है, सुषमा स्वराज बहुत कम विदेश यात्राएं गई थी, लेकिन उनके जैसा इंपैक्ट क्या एस जयशंकर डाल पाते हैं क्या, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिलहाल बात अभी मैं करता हूं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये बात हम लोग क्यों आपसे कर रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर हम किसी भी परिस्थिति में हो, भारत के अंदर भारत की बात करेंगे। भारत को जो ह्यूमिलिएट करने वाली बात है, जो लोग उसमें ताली बजाकर खुश हो सकते हैं, तो उनके साथ तो खड़े होना दूर, उन पर तो हम थू भी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जिस तरीके की सफलता, अगर एयरबेस की हम बात करें, बिल्कुल, क्यों हम यहां पर देखिए सीज फायर जो हर्षवर्धन ने कही, इस बात को समझिएगा, कम्युनिकेशन वाली बात। एलन डोनाल्ड अगर इसमें चाचा चौधरी ना बनते आके, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। नहीं, अगर भारत सरकार की, भारतीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की, और इसमें तो भारत के रक्षा मंत्री को आना चाहिए था। बिल्कुल। आज वहां ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन करने लखनऊ गए थे, क्यों नहीं रक्षा मंत्री आकर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते कि हमने ये किया, हमारी ये चीजें थी, ये स्थिति पहुंची, और वहां वो ये आता। अगर न्यूक्लियर थ्रेट की भी बात है तो वो भी बात किसी और हवाले से पहले आनी चाहिए। और जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा तो वो बात तो हमें पहले बतानी चाहिए थी। ट्रंप ये तय करेगा, और ट्रंप तो बड़बोलेपन में बहुत आगे चले गए। वो तो कश्मीर को बीच में ले आए, जबकि भारत सरकार ने पूरी तरह से उसे खारिज किया है। भारत सरकार की तरफ से जो स्पेशल ब्रीफिंग रात में हुई थी, उसमें कहीं भी अमेरिका का जिक्र नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो उसको लेकर कूद रहा है। उसका नैरेटिव तो ध्वस्त करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए जो हुआ है घटनाक्रम, मुझे लगता है कि दर्शकों को एक बार बताना, हर्षवर्धन, बहुत जरूरी है। डीजीएमओ की तरफ से पहले हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया, और यह हुआ क्योंकि जिस समय उन्होंने ड्रोन भेजे और दिल्ली को लक्षित करके उन्होंने हत्फ और फतेह भेजी, आप ध्यान रखिए, दिल्ली पे सीधे, मतलब उनकी गैर जिम्मेदारी, तो अब खैर जिम्मेदारी का तो उनसे हम कोई वो नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसको भी ध्वस्त किया, अपने लोग को बचाया। और उसके बाद जब हमने उनके जो एयरबेस थे उनको जब हमने तबाह करना शुरू किया, तो उनके 8 एयरबेस तो पूरी तरीके से तबाह कर दिया हर्षवर्धन। और तो और जाने दीजिए, इसमें मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, सरगोधा में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पर आपको बताऊं, कई लेयर में, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है, कई लेयर होती सुरक्षा की। हमने जब वहां पर हमला किया तो उसमें पहली लेयर उसकी हमने ब्लास्ट कर दी, तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद जब ये हुआ कहीं रेडिएशन और दूसरी चीजें ना हो जाएं, तो उसके बाद अमेरिका वहां पर सक्रिय होता है, और उधर चीन भी सक्रिय होता है। आप याद रखिएगा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो दोस्ती और दुश्मनी की जो बात हो रही ना, चीन और तुर्की पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई पड़े, और हमें जिनसे थोड़ा खुलकर मदद मिल सकती थी, वो दोनों देश अभी युद्धरत हैं, चाहे हम रशिया की बात करें या चाहे हम इजराइल की बात करें। तो ये थोड़ा चीजें समझिएगा। अच्छा, भारत ने क्या कभी कहा कि हम वॉर में हैं? हमने कभी भी नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं। हमने लक्षित कार्रवाई की,
और उसके बाद भी रोज करने के बाद, हाँ, एक जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो हर्षवर्धन आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे खलती रही। अच्छा गेस्चर था जब कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं विक्रम मिस्त्री के साथ आती थी। आखिर देखिए विक्रम मिस्त्री भी आज बहुत ट्रोल हो रहे हैं, वो एक अलग विषय, हम व्यक्तिगत चीज़ों पे क्या जाएं, लेकिन हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में उनकी बेटी वाला मामला चल रहा वो अलग है। लेकिन मेरा मानना था कि पिछली बार जितनी कार्रवाई हो रही थी डीजीएमओ आते थे और डीजीएमओ जिस हनक के साथ जैसे वो बात करते थे उनकी तरफ से ये सब बातें आती तो और ज़्यादा बेहतर था। एक बार हो गया था, चीज़ें अलग थी। और जो बात कह रहे थे कि भाई वहाँ पर प्रधानमंत्री भी आ रहा है, वहाँ पर उनका डीजीएमओ भी आ रहा है, हमारे यहाँ से भी इस तरीके से बात होनी चाहिए और कोई सवाल नहीं लिया जा रहा था। ये भी एक बड़ी बात है। सवाल कई बार दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिया जाए। बहुत जिस तरीके से अमेरिका के बयान के बाद अपने आप को पूरी तरीके से छोटा सा बयान पढ़ के विक्रम मिस्त्री चले गए, वो बहुत अच्छा नहीं लगा लोगों को, क्योंकि देश के लोग ये चाहते थे, क्योंकि हर देशवासी ये चाहता था कि कोई युद्धोन्मादी नहीं था, सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान बार बार जो इस तरीके की हरकत करता है इस बार सांप का फन कुचल दिया जाए। लेकिन राजशोर ये बात तो करनी पड़ेगी ना, जब अमित शाह सदन के भीतर कहते हैं कि हम जान दे देंगे पीओके के लिए, और उसके बाद इस तरह की स्थिति आएगी तो कोई युद्ध और युद्धोन्माद नहीं है ना। हमारी संसद ने बाकायदा इसे पारित किया है कि पीओजे हमारा हिस्सा है, हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो हम उस तरफ क्यों नहीं बढ़ पाए? और अगर आज की स्थिति में नहीं बढ़ पाए, एक फ्रंट है कि हमने क्या क्या किया, बहुत अचीवमेंट है, हमने सब कुछ कर दिया, हैसियत दिखा दी, चीन के भी सुरक्षा तंत्र को तोड़ दिया, तुर्की का ड्रोन तोड़ दिया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम चीन का था, अमेरिका का F-16 फाइटर था, सब करके वो हमसे नहीं लड़ पाए। लेकिन फिर वही सवाल है, पीओजेके के सवाल पर कैसे अब ये सरकार आगे बढ़ पाएगी, ये सवाल तो पूछा जाएगा। हमने जो हासिल किया उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम तय करके कहते इन कमांड थे हम, और ठीक है ऑप्टिक्स के तौर पर बड़ा अच्छा लगता है कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, लेकिन मैं उस वक्त इसलिए मैंने नहीं कहा कि वो अच्छा नहीं होता, लेकिन ये हमारे ऊपर अपराध बोध क्यों रहता है कि कोई एक मुस्लिम कर्नल को बिठाना है, कोई एक सेकुलर उस तरह से दिखने की कोशिश करती। युद्ध के समय में ये ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों है? हमें किसको हमें संतुष्ट करना है, किसको हमें ये दिखाना है दुनिया के हिस्से को? यहां पर जाकर लगता है क्या सरकार में जाते हुए ये वाला दबाव बहुत हो जाता है कि हमें एक सो कॉल्ड सेकुलर बनना है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों हमारी डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बहुत शानदार ऑफिसर हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो मैसेजिंग होनी चाहिए थी, जो इंपैक्ट होना चाहिए थी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिख रहा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि जब डीजीएमओ आते हैं तो उसका अपना एक अलग अंदाज होता है, और बाद में जब वो आए भी, मिस्टर नायर जब आए बाद में, तो एक अलग तरीके की चीजें थी। पर यहां पर दो तीन चीजें आप समझिए। युद्ध में भारत रहे, आप क्रोनोलॉजी को इसको आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अगर हम पर कोई आतंकी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये छोटा फैसला नहीं है। और इसके बाद जो एक इसको संवैधानिक जामा अगर हमने पहना दिया है, तो अब ये पूरी दुनिया के लिए भी मैसेज है और सब चीजें। इसके बाद बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि इससे पहले कुछ चीजें शुरू हो चुकी थी। बट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या युद्ध में इस समय भारत को जानबूझ के धकेलने की जो कोशिश थी उसके पीछे भी कोई डिजाइन थी? और अमेरिका यहां पर क्यों आता है? इस समय लोगों को ये बात थोड़ा सा अजीब लग सकती, पचाना मुश्किल हो सकता, क्योंकि हम वाकई पाकिस्तान जैसी जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन ये तो आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान अभी बर्बाद हुआ है उसको मुश्किल लगेगा, अभी काफी वक्त लगेगा, और हम बहुत बढ़त पर थे। फिर यही बात आती है कि आप हर बार बढ़त लेकर फिर क्यों छोड़ देते हैं? क्या आपने फिर वैसा ही छोड़ दिया? क्या लोग इसकी तुलना करने लग गए तत्काल इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में? हालांकि इंदिरा गांधी वाला 71 का भी जो वार था हर्षवर्धन, वो कितने लंबे समय की तैयारी के बाद शैम मानेकशॉ ने लिया, और पूर्वी मोर्चे पर जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन पश्चिमी मोर्चे को आज भी पाकिस्तान अपनी जीत कहता है। अभी छोड़ देते हैं अभी उसको। एक लाइन बोल रहे हैं, एक तो ये कि वो दोनों अलग अलग थे ही, उसमें आपने एक जगह विद्रोह हुआ उसको मदद कर दी, वो एक अलग चीज थी, निर्णय बड़ा था, नेतृत्व क्षमता बड़ी थी, लेकिन ये कहना और आज की स्थिति में ये युद्ध करना, दोनों का फर्क है। दूसरा क्या है कि आप 93,000 सैनिकों का सरेंडर हो गया, आत्मसमर्पण हो गया, क्या आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को ले पाए? अरे अपने सैनिकों को ले पाए, अपने सैनिकों को ले पाए, तो कोई भी बार्गेन आप नहीं कर पाए। तो टेबल पे तो आप उस वक्त भी हारे थे, ऐसा नहीं कि टेबल पे उस वक्त नहीं हारे थे। और फिर मैं कह रहा हूं, पहली बार है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, यहां का डिफेंस सिस्टम आपने तबाह किया, यहां के एयर बेसेस सियालकोट तक हम गए, तो हमें लगता है कि उपलब्धि बहुत बड़ी है। अच्छा, आपने एक बात बताई, मैं भूल रहा हूं, वहां पर मैच चल रहा था ना, वो जानकारी दर्शकों को बता दी। मैच में जो तमाम खिलाड़ी जब वहां भाग रहे थे, तो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लाहौर के एयरपोर्ट पे भयानक ब्लास्ट हुआ,
जैसे ही उनका प्लेन टेक ऑफ किया है और वहां अफरा तफरी मच गई, तो उन लोगों से कहा गया कि आप लोग ये बात मत करिएगा। लेकिन जब वो अपने अपने देश पहुंचे, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल चल रहा ना, वैसे क्या वो पीएसएल चल रहा था उनका, तो वो जब खिलाड़ी गए हैं तो उन्होंने बताया, तो आप सोचिए कि तबाही क्या मचाई गई है और किस तरीके से हमने घुस के उनको मारा है। तो इसलिए ये अगर कोई बात कर रहा है ना, मैं फिर यही कह रहा हूं कि भारत के अंदर बहुत से लोग हैं जो भारत को, भारत की अस्मिता को, भारत की पहचान को हमेशा थोड़ा सा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे, पाकिस्तान से तो लड़ना आसान था मोदी जी के लिए, लेकिन इनसे तो नहीं लड़ पा रहे हैं हर्षो। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ पा रहे हैं। और आप देखिए, ऐसे समय में जो जिसको कहें कि ये निर्णय, या तो आप किसी चैनल को या किसी यूट्यूब को या किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बंद करते हैं, तो या तो आपके पास ऐसे आधार हो कि वो खुले नहीं, वरना बंद क्यों करना, ऐसे निर्णय क्यों लेना और इसके बीच में क्यों लेना, और अगर ऐसा था तो फिर वो खुल कैसे जाता है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिन चैनलों, प्लेटफॉर्मों पर आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ऐसी बातें होती हैं, ऐसा कुछ होता है, उनके खिलाफ, उनके मालिकों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ आपने क्या किया। और मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एब्सोल्यूट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका मैं पक्षधर हूं। लेकिन उस एब्सोल्यूट में जब देश के खिलाफ या देश को कमजोर करने के खिलाफ कुछ आता है, तो फिर वहां तो सरकार को खड़ा होना ही चाहिए, और इसीलिए तो सरकार होती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पर नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को ध्यान देना होगा। पिछले लंबे समय से बार बार नैरेटिव और कम्युनिकेशन वॉर में हारते हैं, और उसके बाद वो ठीकरा फोड़ते हैं। उनका एक बड़ा वर्ग है जो तैयार हो जाता है, कहता है कि अच्छा, अभी आप मोदी जी के साथ नहीं खड़े हैं। अरे भाई, मोदी जी के साथ तो लोग खड़े ही हैं, लेकिन कभी आप ये सोचेंगे कि क्यों दूसरा वर्ग इतना मजबूत है, क्यों राहुल गांधी के साथ जो यूट्यूबर या जो दूसरे लोग बैठे होते हैं वो कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा ऐसा तंत्र है कि इस देश में उन्हीं लोगों को एक तरह कहें कि बढ़त मिलती हुई दिखती है। यह भी आपको देखना, सोचना होगा कि क्या आप अपने नैरेटिव को, अपने विचार के लोगों को, अपने विचार के जो आइडियोलॉग लोग हैं, उन लोगों को बढ़ाने की कोई भी कोशिश कर रहे हैं। ये आज हम बात कर रहे हैं, इसके पहले ये बात नहीं कर रहे, जिसके पहले वो बात करनी भी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि उस नैरेटिव और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन इंपैक्ट, मैसेजिंग, इस सब पर बात हो रही, तो ये भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी लड़ाई कोई खत्म नहीं हो गई, अभी तो सब कुछ चल रहा है, ये तो आगे जाएगा। बस यही शुरू कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बात आज की गई है, चूंकि यहाँ पर देश आ रहा है इसलिए इस नैरेटिव वार की बात आ रही है, वरना बाकी जो लोग कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। पर अगर कोई संगठित गिरोह बनाकर इस तरीके से सत्ता को और भारत को चुनौती दे सकता है, सत्ता को चुनौती दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में आप देखें ना, पहले कैसे क्रमशः, जो शुरुआत में ही भूमिका में कहा हर्षवर्धन ने कि पहलगाम होता है तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, जबकि पूरी तरीके से शिनाख्त करके मजहब के नाम पर ही लोगों को मारा गया। उसके बाद जब टाइम लिया जा रहा तो ये हो रहा कि हमें कटे सिर चाहिए। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान को मारना शुरू किया जाता तो डीएस्केलेट से नो टू वार ये शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ही ये सीज फायर होता, मतलब हमने मारा भी हर तरीके से, अपने जो लक्षित कार्रवाई थी उसको हमने पूरा पाया भी, उसके बाद भी ये लोग अब किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और तुलना, चलिए ठीक है, आप नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी की तुलना आप अपने वैचारिक लिहाज से कर लीजिए, लेकिन आप बार बार ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें जीत गया। मतलब वो पाकिस्तान जो अपनी किसी हार को आज तक जो है हार मानने को तैयार नहीं है, आप उसके साथ यहाँ पर खड़े होने को तैयार होते हैं, पूरे देश का मोरल डाउन करने के लिए तैयार होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, युद्ध हमने कभी नहीं चाहा था और एक बार भी नहीं कहा था। मोरल विक्ट्री जैसा है ना, तो कुछ सिमिलर लगा होगा। हाँ, वो मोरल विक्ट्री, खर्च पता नहीं, मोरल का तो उनका असल ये मोरान है, जो ये दीज आर मोरान्स, मतलब ये जो मोरल विक्ट्री की बात कर रहे हैं, इनके लिए और कोई मेरे पास शब्द है नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस तरीके की बातें, आप इतनी बेईमानी और इतनी बेशर्मी पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं लोग, और उसके बाद भी जो है दांत चियार के और पूरी तरीके से पूरा समूह का समूह खड़ा हो जाता है। और ये जो जैसे जंगली कुत्तों का समूह होता है ना, उस तरीके का समूह है, आप मानकर चलिए। अब इनमें अल्फा कौन है उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, मुझे लगता है ये देखने वाली बात है। पर यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से चाइना चाहता था कि युद्ध में चीज़ें जाएं और ट्रेड वॉर के दौर में सब चीज़ें हुई हैं, भारत में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि एक दिन या 2 दिन का कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा था। हाँ, हमने जो करना था वो किया,
पर जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं और मैं भी यही मानता हूं, सारे लोग मानते हैं कि मैसेज की इस लड़ाई में निश्चित तौर पर चूक हुई है। पर वाकई जो हमने किया है वो अभूतपूर्व है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति तक ने लिखा है, अगर आप ध्यान रखें। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बहुत विस्तार से बताया कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने क्या क्या इंपैक्ट किया, और उनका जो ऑपरेशन बैनियान उर मसरूल जो था वो पूरी तरह से निष्प्रभावी रहा। ऑपरेशन सिंदूर के और आगे कहीं था ही नहीं, कहीं था ही नहीं। और इस ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे बड़ी बात थी, भारतीय सेनाएं पूरी तरह से कमांड में थी, भारतीय नेतृत्व पूरी तरह से कमांड में था, स्थिर भाव में सब कुछ कर रहा था। कब कहां कितना हमला करना है वो उनको पता था। और उन्होंने पाकिस्तानियों के हो सकता है कि वहां तो आप लोग ये न सुन पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैन होगा, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को ये सुनना चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत ने अपने हमले में नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ आतंकवादियों को पालने पोसने वाले लोग, या जहां से लॉन्च किया जा रहा था, जहां से मिसाइल दागे जा रहे थे, जहां से ड्रोन लॉन्चिंग हो रही थी, उसको टारगेट करके मारा गया, यह समझना चाहिए। और पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, पुंछ में हमारे नागरिक को मारा गया, श्रीनगर में हमारे एक एडिशनल कमिश्नर थापा जी की जान चली गई, यह सब कुछ हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूं, पहलगाम के हत्यारों को खोजना यह गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऊपर सवाल है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पे सवाल है, और वो अभी तक मिले नहीं है। उन हत्यारों को हमें खोजना भी है, मारना भी है। बाकी जो काम सेना के जिम्मे था वो बहुत शानदार तरीके से किया है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका ध्वस्त किया है, ये जो एयरफोर्स स्टेशन उनके ध्वस्त किए हैं, ये जो लॉन्चिंग पैड उनके ध्वस्त किए हैं, ये उनको कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे उसे तैयार करने में। और शायद यही वजह रही होगी, जो मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख रहा हूं, शायद यही वजह रही होगी कि पाकिस्तान पगलाया बौराया सा परमाणु बटन की ओर भाग रहा होगा। और शायद अमेरिका को लगा होगा कि अब स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, दोनों न्यूक्लियर नेशन है। और एक बात तय समझिए, अगर पाकिस्तान ये गलती करता तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान और दुनिया के नक्शे साफ हो जाता। लेकिन हमारे भी कुछ एक शहरों के लिए विभीषिका का वक्त होता, क्योंकि परमाणु का हमला, परमाणु बम या परमाणु का आयुध जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो पीढ़ियों तक उसको भुगतना पड़ता है। तो शायद ये एक वजह रही होगी कि दुनिया ने रोका होगा, क्योंकि 1971 में कोई परमाणु संपन्न देश नहीं था, न तो भारत न तो पाकिस्तान। ये भी एक समझना बहुत जरूरी है। और अगर आज ये ऐसा मसला नहीं होता तो शायद हम सचमुच पीओजे भी ले चुके होते और इस्लामाबाद और लाहौर पर सचमुच कब्जा कर चुके होते, सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर आपको नहीं दिखता। और एक बात और समझिए, जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा था वो एकदम गलत भी नहीं था। अगर आप इस्लामाबाद के नजदीक 25 किलोमीटर, इस्लामाबाद जो उनकी कैपिटल है, राजधानी है, 25 किलोमीटर की दूरी पर उनकी जो बड़ी फैसिलिटी है, मिलिट्री फैसिलिटी, उसको आप टारगेट कर लेते हैं। अगर आप रावलपिंडी का जो एक तरह से पूरा मिलिट्री का बड़ा बेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां आप टारगेट कर लेते हैं। अगर आप लाहौर में टारगेट कर लेते हैं तो यकीन मानिए वो एक तरह से वहां पहुंचने जैसा था, क्योंकि हमने ना एलओसी पार की, ना उन्होंने एलओसी पार की थी। ये जिसको कहते हैं सीमा रेखा, उसके पार नहीं गए। लेकिन अब तो एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, ड्रोन है, इतनी चीजें हैं, उससे वो युद्ध हो रहा था। और उसमें भी हम 20-21 या जहां आप कहें वहां हम भारी पड़े। चीन को भी ये समझ में आ गया कि भारत की तैयारी बहुत जबरदस्त है। नहीं, और तो और जानने दीजिए, अरेबियन सी में हमारा जो है आईएनएस विक्रांत जो है वो सिर्फ कराची से 31 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था, और हम 8 से 13 तारीख तक वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। उसके बाद 9 से 11 तक का युद्धाभ्यास का रखा नौसेना ने पाकिस्तान का। तो कुल मिला के हम वहां पर थे और हम हर चीज के लिए तैयार थे। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पूरी तरीके से हर चीज के लिए तैयार थे, तो आप यकीन मानिए। और हमने तैयारी ऐसे की कि हम अपने नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, बल्कि हम 100% एक्यूरेसी रही। जो पूरा तुर्की से और चीन से जो ड्रोन पूरे आए थे पाकिस्तान को, जो भीख में मिले थे, उनको हमने यहाँ पर कबाड़ बनाकर ही गिराया। और वहाँ पर तो जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसके साथ जो किया सो किया। अब इस परिस्थिति में भी अगर आप सोचें, जो तमाम लोग जो बात कह रहे हैं हर्षवर्धन, हम अगर इससे आगे युद्ध में अगर जाते हुए दिखाई पड़ते, तो फिर अभी जो एप्पल कंपनियां और जो तमाम जो चीज़ें आ रही, जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे, हम 2-3 शहरों की कीमत चुकाते, निश्चित तौर पर हमारा बहुत ज़्यादा विनाश होता, वो पूरा खत्म हो जाता। और स्थिति कई बार लगता है कि होनी चाहिए, पर एक बात ध्यान रखिएगा, लड़ाई जो है ना अभी बंद नहीं हुई। अभी भी आज अगर आप एयरफोर्स का बयान देखेंगे तो साफ साफ ये कहा गया है कि अभी कार्रवाई जारी है, ऑपरेशन जारी है। तो ये जो लोग अभी बहुत जल्दी तालियां पीटने लगे, सब करने लगे, इनको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी ने अभी इसके बाद एक बार के बाद दोबारा कुछ बोला नहीं है, बहुत सी चीज़ें चल रही। और मैं फिर कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बीच में आकर इस तरीके से जो है चाचा चौधरी बनने की कोशिश ना की होती, जिससे मैसेजिंग गलत चली गई, जबकि हुआ यह था हर्षवर्धन,
पाकिस्तान को ये एक तरीके से पाकिस्तान भी अपने लिए चाह रहा था, शहबाज शरीफ, और जब आसिफ मुनीर से बात हुई तो ये भी चाह रहे थे वो लोग कि किसी भी तरीके से ये लग जाए कि अमेरिका ने बंद कराया है, जबकि डीजीएमओ पहले उनका नतमस्तक हुआ है यहाँ पर आके, जिस पर हम बात नहीं कर रहे थे कि भाई अगर तुम ड्रोन भेजोगे तो हम मिसाइल भेजोगे तुम क्या करेंगे। आप सोचिए, पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को एयर स्पेस में डाल दिया, उनकी ढाल बनाई, ठीक हमास वाली शैली। तो आप सोचिए कि एक बात यहां पर लेकिन हर्षवर्धन कहना बहुत जरूरी है, जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान नहीं है, शहबाज शरीफ ने किन मुल्कों के नाम लिए, किन लोगों के नाम लिए, वो नाम किसके ले रहे थे? तुर्की के ले रहे थे, ईरान के ले रहे थे, और सीधे सीधे कौम का नाम ले रहे थे। और जो टू नेशन थ्योरी के बाद जैसे कलमा पढ़ाकर बात की थी आसिफ मुनीर ने, वही यहाँ पर पहलगाम में हो, तो ना खतरा टला है ना युद्ध टला है। तो जो लोग ताली बजा रहे हैं भारत को लेट डाउन करके, उनको लगता है कि हो गया है, तो वो खुश हो लें, लेकिन आप लास्ट लाफ हमारा ही होगा। और इसमें एक्चुअली समझ लीजिए बलूचिस्तान की लड़ाई कमजोर नहीं हुई है, बहुत मजबूत हुई और है, मजबूत हो गई, और वो लड़ाई अब और आगे जाएगी। वो ऐसा नहीं है वो उन्होंने अपना झंडा जारी कर दिया, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो दूतावास है भारत में वो हमको दे दीजिए, यूनाइटेड नेशन से वो कह रहे हैं कि हमको मंजूरी दे दीजिए देश के तौर पर। ये सब कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए कि कम्युनिकेशन वॉर में, नैरेटिव वॉर में हम क्यों पिछड़ जाते हैं। जीती हुई हारी बाजी हम टेबल पर क्यों हारते हुए दिखते हैं, क्यों हमारी कही हुई बात उस तरह से इंपैक्टफुल नहीं हो पाती, क्यों हमारे देश का बड़ा एक पत्रकारों बुद्धिजीवियों का वर्ग है जो इंटरनेशनल मीडिया में चंद डॉलर्स के लिए भारत विरोधी बातें लिखता है, भारत विरोधी नैरेटिव खड़ा करता है, भारत को युद्ध के दौरान भी कमजोर करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ भी हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये भी सोचने की बात है, और ये अगर इस मोर्चे पर हम कमजोर रहे तो हमेशा इस तरह से हम बाजी जीतेंगे। हमारी शानदार जीत हुई है, हमने सिर्फ 9 ठिकाने 11 एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन तक नहीं किया है, हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन नैरेटिव वॉर में ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने सब कुछ कर दिया और हमने सिर्फ मान लिया, इतना भर हुआ, इतनी भर कहानी नहीं है। बस यही आपको समझने की जरूरत है। हम दोनों लोग जो बात भी आपसे कर रहे हैं, और देखिए जब हर्षवर्धन बात कर रहे हैं, राजकिशोर बात कर रहे हैं, तो एक भारतीय होने के नाते, भारतीय पत्रकार होने के नाते बात कर रहे हैं। अगर भारत कहीं पर भी कहीं कुछ उसके खिलाफ जाता दिखाई पड़ता है तो भारतीय होने के नाते तो हमें दर्द होगा, और उस दर्द की अभिव्यक्ति जो होगी उसकी हम करेंगे। लेकिन ये जो लोग भारत को नीचा दिखाने में अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं और उसका उत्सव मनाते हैं, ऐसे पाखंडियों को क्या करेंगे आप? मैं बार बार कह रहा हूं ना कि लगातार ये जो नैरेटिव वॉरफेयर की बात हो रही, और निश्चित तौर पे मोदी जी और भारत सरकार के जो दूसरे लोग हैं, मुझे लगता है कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो एडहॉकिज्म पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तदर्थवाद पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग स्वतः स्फूर्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके फैसलों के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी जब भारत पर बात आएगी तो हर भारतीय उसके साथ खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए खड़ा हुआ आदमी दिखाई पड़ता है क्योंकि लगता है कि वो भारत के हितों के खिलाफ नहीं जाने देंगे। पर ये जो लोग गलत एक नैरेटिव बनाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उनको इस तरीके से मतलब खाली जाने देना, तो जिन लोगों को ये जिम्मेदारी आपने दी है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि चूक कहां पर हुई है। और भारतीय सेना, भारतीय नेतृत्व, भारतीय प्रधानमंत्री, उनके साथ हम सब, पूरा देश पूरी ताकत से खड़ा है। उन्होंने हर बार दिखाया है, इस बार भी वो करके दिखाया है कि भारत महान क्यों है, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों है, भारत की शक्ति दुनिया ने प्रदर्शन देख लिया है। और जाते जाते याद कीजिए, इजराइल का आयरन डोम हमको लगता था कि वो फिलिस्तीन के, गाजा के, हमास के जो हमले हैं वो कैसे सब निष्फल कर देता है, वो सब हमने करके दिखाया। उसकी चर्चा कम होती रही। जो हम कल्पना करते थे कि ये शक्ति हमारे पास हो, कि हमारा उस तरह से नुकसान ना हो, हम यहीं बैठे बैठे सब कर दें, यहीं बैठे बैठे 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में मार दिया, जैश का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उस सब की तस्वीरें तो खुद पाकिस्तानी सेना ने दिखा दी। तो आपको ये जानना चाहिए, जीत हमारी हुई है। फिर वही मैं कह रहा हूं, नैरेटिव वॉर हम आप भी तय करेंगे। सरकार का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा हमारा है, और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत नैरेटिव वॉर में बिल्कुल ना हारे। बस आखिरी में इतना कहूंगा, हमेशा हमने बचपन से पढ़ा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमने जिसको मारना था मारा, क्योंकि वो मारने वाले थे, उनसे तमाम लोग को बचाया, और हमने अपने लोगों को भी बचाया। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो जो लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम जीते थे, जीते हैं,
और अभी जो लंबी लड़ाई है जो अभी चल रही है उसे वो भी भी जीतेंगे। जीतेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।